नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश नेहरा अरविंदम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा हृदय, और अपन उन सभी क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको हृदय संबंधित पूछे जाते हैं। सबसे पहले अपन बात करें कि ये जो हृदय है ये कहाँ स्थित होता है। तो हृदय की जो स्थिति है वो होती है वक्ष गुहा के मध्य। वक्ष गुहा के मध्य, वक्ष गुहा के मध्य हृदय स्थित होता है। और इस हृदय की यदि अपन आकृति की बात करें तो मनुष्य का जो हृदय होता है उसकी आकृति होती है त्रिकोणीय। कैसी होती है? त्रिकोणीय। यानी आकृति जो है वो हृदय की होगी त्रिकोणीय। और इसका यदि अपन वजन देखें तो मनुष्य का जो हृदय है उसका वजन होता है 310 ग्राम। कितना होता है? 310 ग्राम। लेकिन महिलाओं के केस में यदि आपसे पूछा जाए कि महिलाओं में, तो महिलाओं के अंदर ये जो वजन है ये 50 ग्राम तक कम मिल सकता है। कितना हो सकता है कम? 50 ग्राम तक। यदि महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं में पुरुषों की तुलना से 50 ग्राम जो हृदय वजन है वो कम मिलता है। यदि अपन ये बोलें कि हृदय का जो अध्ययन है वो क्या कहलाएगा, तो हृदय का जो अध्ययन है वो कहलाता है कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन और कार्डियो का मतलब होता है हृदय। यानी हृदय का जो अध्ययन है वो कहलाएगा कार्डियोलॉजी। जब अपनी हृदय धड़कन होती हैं, धड़कन बीट करती हैं, तो उस समय उन धड़कनों से एक आवाज़ उत्पन्न होती है और वो जो आवाज़ है वो होती है लब और डब। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि हृदय द्वारा किस प्रकार की ध्वनि या किस प्रकार की आवाज़ उत्पन्न होती है, तो अपना आंसर होता है लब और डब। ठीक है ना? पहले लब फिर डब, फिर लब फिर डब, यानी इस तरीके से हृदय द्वारा आवाज़ निकाली जाती है। अपन यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं। उस स्ट्रक्चर के माध्यम से अपन समझेंगे कि हृदय जो होता है वो किस तरीके से कार्य करता है और कैसे क्वेश्चंस आपको उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उससे पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें और लेके अपन इस टॉपिक को आगे लें। अपन बात करते हैं कि हृदय की संरचना कैसी होगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि हृदय की संरचना या जो आकृति है वो कैसी होती है? त्रिकोणीय होती है। तो अभी अपन उस आकृति को ड्रॉ करने जा रहे हैं, उस आकृति को बनाने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हृदय की आकृति होती है। यदि अपन हृदय को देखें तो हृदय जो होता है वो इस तरीके से त्रिकोणीय रहता है। कैसा रहता है? त्रिकोणीय। यानी ये एक स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ कर रहे हैं हृदय को समझने के लिए कि हृदय की जो आकृति है वो कैसी होती है? त्रिकोणीय होती है। इस हृदय पर बाहर की ओर एक आवरण होता है, उस आवरण को बोला जाता है पेरिकार्डियक आवरण। क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियक आवरण। जो मैं यहाँ बना रहा हूँ कि हृदय के बाहर एक आवरण होगा और उस आवरण को अपन बोलेंगे पेरिकार्डियक आवरण। क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियक आवरण, जो इस डायग्राम में अपन ड्रॉ करने जा रहे हैं। कि जैसे यहाँ पर अपन ने ड्रॉ किया कि ये जो आवरण है इस आवरण को अपन क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियक आवरण। इस पेरिकार्डियक आवरण के अंदर, इस पेरिकार्डियक आवरण के अंदर एक द्रव्य भरा रहता है और वो जो द्रव्य है उसे बोलेंगे अपन पेरिकार्डियक द्रव्य। यानी ये जो आवरण है इस आवरण के मध्य में इस तरीके से जो मैं डॉट डॉट दिखा रहा हूँ, ये एक द्रव्य को अपन प्रदर्शित कर रहे हैं कि पेरिकार्डियक आवरण के मध्य एक द्रव्य है। जैसे ये हो गया आपका पेरिकार्डियक आवरण, पेरिकार्डियक आवरण। ठीक है? और इसके अंदर जो भरा हुआ है ये हो गया पेरिकार्डियक द्रव्य, पेरिकार्डियक द्रव्य।
ये पेरिकार्डियक द्रव्य क्या काम करता है? तो अपन बोलेंगे कि ये जो पेरिकार्डियक है ये हृदय को, किसको? हृदय को बाहरी आघातों से, हृदय को बाहरी आघातों से मतलब बाहरी चोटों से, बाहरी आघातों से या बाहरी चोटों से बचाने का कार्य करता है। तो आपसे पूछा जाए कि हृदय को बाहरी चोटों से या बाहरी आघातों से बचाने का कार्य कौन करता है? तो वो करता है पेरिकार्डियक द्रव्य। अब जो अपना हृदय होता है ये हृदय 4 प्रकोष्ठों में बटा रहता है। कितने प्रकोष्ठों में बटा रहता है? 4 प्रकोष्ठों में, जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। जैसे ये हो गए हृदय के 4 प्रकोष्ठ यानी 4 भाग। इन चारों भागों को यदि अपन नामांकित करें तो अपन कहेंगे कि ये हो गया आपका दायां आलिंद। क्या हो गया? दायां आलिंद। इस भाग को मैं बोलूं कि ये है बायां आलिंद। क्या है? बायां आलिंद। और नीचे वाले को मैं बोल रहा हूं कि ये है बायां नीले। तो इधर अपन बता रहे हैं कि ये हो गया आपका दायां नीले। यानी मनुष्य हृदय की बात की जाए तो उसमें 4 प्रकोष्ठ हैं और 4 में से 2 आलिंद हैं और 2 क्या हैं? नीले हैं। इस दाएं आलिंद वाले भाग में, इस दाएं आलिंद वाले भाग में यहाँ पे एक नोड होता है और इस नोड को बोलते हैं अपन ऐसे नोड। क्या बोलेंगे? ऐसे नोड। यानी मैं इस थोड़ा सा इस दाएं भाग को अपन आगे लिख देते हैं कि ये है दायां आलिंद, दायां आलिंद यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये जो भाग मैंने बनाया है इसे अपन बोल सकते हैं कि ये एक नोड है और इस नोड को बोला जाएगा ऐसे नोड। कौन सा नोड बोला जाएगा? ऐसे नोड। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे नोड हृदय के कौन से भाग में होता है? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? दायां आलिंद। ये जो ऐसे नोड है इस ऐसे नोड को अपन बोलते हैं पेस मेकर। क्या बोलेंगे? पेस मेकर। ध्यान देना कि पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का जो संबंध है वो किससे है? हृदय से। कौन से नोड से है? तो ऐसे नोड से। और ऐसे नोड कहाँ स्थित है? तो अपन कहेंगे दाएं आलिंद में स्थित है। ये जो पेसमेकर है इस पेसमेकर का क्या काम है? तो जो पेसमेकर होता है वो हृदय धड़कन को नियंत्रित करता है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। यानी कि अपना जो हृदय है उसकी धड़कन का जो नियंत्रण है वो कौन करता है? तो वो करता है पेसमेकर। यानी कौन सा नोड? ऐसे नोड जो है वो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। अब यहाँ पे जब नाम धड़कन आया तो इस धड़कन से अपन बात करें तो धड़कन की यदि बात की जाए और वो पूछे कि नवजात शिशु में, किसमें? नवजात शिशु में हृदय धड़कन क्या होगी? तो अपन बोलेंगे कि नवजात शिशु में हृदय की धड़कन 160 प्रति मिनट होती हैं। मतलब 1 मिनट में नवजात शिशु का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो अपन बोलेंगे 160 बार। यदि यही बात आपसे कही जाए कि बालक की हृदय धड़कन क्या है, किसकी पूछ रहा है? बालक की, तो अपन कहेंगे 100 प्रति मिनट। कितनी होती है? 100 प्रति मिनट। और यही चीज आपसे ये पूछे कि वयस्क में हृदय धड़कन क्या होती है? तो वयस्क में हृदय धड़कन होती है 72 प्रति मिनट। कितनी होती है? 72 प्रति मिनट। और ये जो धड़कन है वो नियंत्रित कौन कर रहा है? पेसमेकर। और पेसमेकर कौन सा नोड है? तो अपन कहते हैं कि पेसमेकर जो है वो ऐसे नोड होता है। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जाए कि इस धड़कन को मापने वाला यंत्र क्या कहलाएगा? इस धड़कन को मापने वाला यंत्र किस यंत्र द्वारा या कौन से यंत्र द्वारा अपन इसको मापेंगे? तो उसका आंसर हो जाएगा अपना स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप यानी कि जो हृदय धड़कन है उस धड़कन को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वो होता है स्टेथोस्कोप। आपने डॉक्टर के गले में देखा होगा,
तो वो जो गले में डाल के रखता है उस यंत्र को अपन बोलते हैं स्टेथोस्कोप। क्या काम करता है? धड़कन को मापता है। नवजात शिशु में कितनी होनी चाहिए? 160। बालक में कितनी होती है? 100। और वयस्क की हृदय धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है? तो अपन कहेंगे 72। और ये जो धड़कन है वो कौन नियंत्रित कर रहा है? पेसमेकर। अब यहाँ पे मैं आपसे ये पूछूं कि हृदय की जो धड़कन है ये होती क्यों है, या हृदय जो है वो धड़कता क्यों है? कहाँ जरूरत है हृदय को धड़कने की, या अपने अंदर धड़कन होती क्यों है? तो यहाँ पे अपन बोलेंगे कि हृदय इसलिए धड़कता है क्योंकि वो रक्त को पंप करता है। क्या करता है? रक्त को पंप करता है। रक्त को पंप करता है, इसलिए हृदय जो है वो धड़कता है। ठीक है, तो रक्त को पंप करने के लिए धड़क रहा है, इसलिए हृदय को बोला जाता है पंपिंग सिस्टम। क्या बोला जाता है? पंपिंग सिस्टम। आपसे पूछा जाए कि पंपिंग सिस्टम के नाम से हृदय, पंपिंग सिस्टम के नाम से किसे जाना जाए, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा कि पंपिंग सिस्टम जो है वो कौन होता है? हृदय होता है, और जो क्या करता है? रक्त को पंप करता है। यदि हृदय रक्त को पंप करता है इसीलिए धड़क रहा है, तो मैं यहाँ पे एक नई टर्म्स जोड़ रहा हूं, और वो क्या है? हृदय काल। क्या है? हृदय काल। अब हृदय काल क्या होता है? तो हृदय काल होता है हृदय की एक धड़कन को, हृदय की एक धड़कन को धड़कने में लगा समय। हृदय की एक धड़कन को धड़कने में लगा समय। धड़कने में लगा समय। हृदय की एक धड़कन को धड़कने में जो समय लगता है वो समय क्या कहलाता है? हृदय काल। और ये जो हृदय काल है ये होता है 0.8 सेकेंड। कितना होता है? 0.8 सेकेंड। यानी हृदय की एक धड़कन को धड़कने में कितना समय लगता है? तो अपन बोलेंगे 0.8 सेकेंड। अब वो जब धड़कता है तो क्या पंप करता है? रक्त। तो यहाँ पे मैं बोलूं कि हृदय द्वारा कितना रक्त पंप किया जाएगा? भाई एक धड़कन जो है उसे धड़कने में कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकेंड। तो उस धड़कन द्वारा रक्त पंप कितना होगा? तो हृदय की एक धड़कन द्वारा, किसके द्वारा? एक धड़कन द्वारा 70 ml रक्त को पंप किया जाता है। कितने ml रक्त को? 70 ml रक्त को हृदय की एक धड़कन द्वारा पंप किया जाता है। और उस एक धड़कन को धड़कने में कितना समय लगता है? तो वो लगता है 0.8 सेकेंड। यानी 0.8 सेकेंड में हृदय कितना रक्त पंप कर रहा है? तो अपना आंसर होगा 70 ml रक्त जो है वो हृदय द्वारा पंप किया जाता है। दूसरी चीज में यहाँ पे बोलूं कि भाई आपसे ये पूछ लिया गया कि एक मिनट में हृदय द्वारा कितना रक्त पंप किया जाएगा। आपसे पूछा गया 1 मिनट में, तो 1 मिनट का मतलब सामान्यतया यदि अपन बात करें तो हृदय की एक धड़कन जो है, या अपन वयस्क की बात करें तो वयस्क में प्रति मिनट में कितनी धड़कन होती है? 72। और एक धड़कन द्वारा कितना पंप होता है? 70। तो 1 मिनट का यदि निकालना हो तो 1 मिनट में 72 यदि अपनी धड़कन है तो, और एक धड़कन से 70 ml पंप हो रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे? 72 इंटू 70 क्या हो जाएगा? 1 मिनट में हृदय द्वारा कितना रक्त पंप किया जाएगा, वो आंसर अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपन कहते हैं कि एक धड़कन से कितना पंप हो रहा है? 70 ml। तो 1 मिनट में सामान्यतया हृदय कितना धड़कता है? 72 बार। तो 72 इंटू 70 करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 5040 ml। यानी हृदय द्वारा 1 मिनट में कितना रक्त पंप होता है? तो अपना आंसर हो जाएगा 5040 ml। और इस ml को यदि अपन लीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? यानी 5040 में अपन 1000 का क्या दे सकते हैं? भाग दे सकते हैं। भाग दोगे तो अब ml नहीं, ये वैल्यू किस में आ जाएगी? लीटर में। और भाग देंगे तो क्या आ गया? 5.040 लीटर। यानी मैं कह सकता हूं कि लगभग 5 लीटर। तो हृदय द्वारा 1 मिनट में लगभग 5 लीटर रक्त जो है वो पंप किया जाता है।
एक बार मैं इन सब चीज़ों को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं क्योंकि अपन को बोर्ड को साफ करना पड़ेगा। अपन ने अभी तक क्या देखा कि हृदय पे एक आवरण होता है, उसे अपन क्या बोल रहे थे, पेरिकार्डियक आवरण। और उस पेरिकार्डियक आवरण के अंदर एक द्रव्य भरा रहता है जिसे अपन बोलते हैं पेरिकार्डियक द्रव्य। क्या काम करता है, तो अपन कहते हैं हृदय को बाहरी आघातों से बचाने का कार्य करता है। फिर अपन ने क्या देखा कि ये जो हृदय है, इस हृदय के अंदर टोटल 4 प्रकोष्ठ है, 2 आलिंद और 2 नीले, यानी दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले, बायां नीले। फिर अपन ने बोला कि इस दाएं आलिंद वाले भाग में एक नोड स्थित होता है और उस नोड का नाम होता है ऐसे नोड। क्या होता है, ऐसे नोड। और इसी ऐसे नोड को बोला जाता है पेसमेकर। क्या बोलेंगे, पेस मेकर। और ये जो पेस मेकर है, इसका यदि कहा जाए कि क्या काम है, तो इसका काम होता है हृदय धड़कन को नियंत्रित करना। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि नवजात शिशु में धड़कन कितनी होती है, बालक में कितनी होती है, या वयस्क में कितनी होती है। तो सामान्यतया अपन कहते हैं नवजात शिशु की धड़कन जो है वो 1 मिनट में 160 होती है, बालक के अंदर 100 होती हैं और वयस्क के अंदर 72 प्रति मिनट होती हैं। फिर अपन बोलें कि इस धड़कन को मापा किससे जाए, किस यंत्र द्वारा इसे मापते हैं, तो उस यंत्र का नाम है स्टेथोस्कोप। यदि आप डॉक्टर के पास पहुंचोगे, हृदय को चेक कराओगे, तो वो जिस यंत्र से धड़कन देखेगा वो यंत्र क्या है, स्टेथोस्कोप है। फिर अपन ने यहाँ पे एक क्वेश्चन डाला था कि हृदय धड़कता क्यों है, तो हृदय इसलिए धड़कता है कि वो रक्त को क्या करता है, पंप करता है। और हृदय यदि रक्त को पंप करता है तो अपन ये देखें कि एक धड़कन कितना रक्त पंप करती है, और एक धड़कन को धड़कने में लगा समय क्या कहलाता है, तो समय क्या है, हृदय काल। और वो जो समय है, वो जो काल है, वो कितना होता है, तो वो होता है 0.8 सेकेंड। यानी हृदय की एक धड़कन को धड़कने में 0.8 सेकेंड का क्या लगता है, समय लगता है। और उस 0.8 सेकंड में वो कितना रक्त पंप कर रही है, तो अपन बोलेंगे 70 ml। यानी कि एक धड़कन से कितना पंप होता है, 70 ml। यदि यहाँ पे अपन को 1 मिनट का निकालना हो तो 1 मिनट में सामान्यतः अपन कहते हैं कि भाई वयस्क में 72 बार धड़कता है, तो 72 को आप 70 से इंटू कर दो तो आपके पास 1 मिनट की वैल्यू आ जाएगी। तो कितनी आई, 5040 ml। यहाँ ml क्यों आया, क्योंकि मैंने क्या बोला कि एक धड़कन से कितना ml पंप हो रहा है, 70 ml। तो वैल्यू किस में आएगी, ml में। यदि इस ml को आप चाहते हो कि लीटर में बदल के देखें तो 1000 का अपन क्या देंगे, भाग देंगे, तो वैल्यू जो है वो आ जाएगी 5.040। यानी हृदय द्वारा लगभग 5 लीटर रक्त को 1 मिनट में पंप किया जाता है। ठीक है, अब अपन इतना काम तो इसका देख लिया कि ये काम जो है वो तो हो गया इसका बेसिक। अब अपन ये देखें कि ये हृदय फंक्शन कैसे करता है, कैसे ये हृदय कार्य करता है, उस चीज पे अपन चलते हैं कि हृदय द्वारा कार्य कैसे किया जाता है, किस तरीके से हृदय जो है वो रक्त को पंप करता है, कैसे हृदय में रक्त पहुंचता है, और कैसे हृदय से रक्त जो है वो अपने शरीर के हर भाग में पहुंचता है। उन सब चीजों की बात अभी अपन करने वाले हैं। तो इन पॉइंट्स को आप बार बार दोहराएं ताकि आपको ये अच्छे से क्या हो जाएं, तैयार हो जाएं। अब यदि आपको हृदय की कार्य प्रणाली जाननी हो तो उससे पहले अपन एक अलग साइड एक छोटा सा डायग्राम और बनाएंगे ताकि अपन को हृदय के जो फंक्शन है, हृदय की जो कार्य प्रणाली है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिएगा यहाँ पे मैं कुछ चीज अलग से अपन ड्रॉ करेंगे इस डायग्राम के अलावा। ये तो रहेगा ही अपना डायग्राम, लेकिन इसके अलावा अपन कुछ और ड्रॉ करने वाले हैं। देखना उसको कैसे करते हैं। देखना यहाँ पे ये है आपका जैसे सपोज हृदय, और हृदय और दूसरी तरफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं कि ये है अपना शरीर। क्या है, शरीर। ठीक है, अब हृदय से रक्त यदि शरीर में पहुंचे, हृदय से रक्त यदि किस में पहुंचे, शरीर में पहुंचे, तो वो पहुंचेगा किसके द्वारा, तो अपन कहेंगे धमनी के द्वारा। किसके द्वारा पहुंचेगा, धमनी के द्वारा। और यदि शरीर से हृदय में रक्त आए, यदि शरीर से हृदय में रक्त आए तो वो जाएगा किसके द्वारा, शिरा के द्वारा। ध्यान से समझना
कि यदि हृदय से रक्त को शरीर में भेज रहे हो तो वो कौन लेके जाएगा? धमनी। और शरीर से रक्त को यदि हृदय में ला रहे हो तो वो कौन लेके आएगा? सीरा। अब यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो सीरा होती है उस सीरा के अंदर आपको सामान्यतया जो रक्त मिलेगा वो कैसा मिलेगा? अशुद्ध रक्त। यानी कि जो सभी सिराएं होती हैं उनमें कैसा रक्त होता है? अशुद्ध। लेकिन यहाँ ध्यान देना भाई, यहाँ पे ध्यान देना, इसका एक क्या है? अपवाद। क्या है? अपवाद। और वो अपवाद है फुफ्फुसीय सीरा। क्या है? फुफ्फुसीय सीरा। फुफ्फुसीय सीरा। और ये जो फुफ्फुसीय सीरा होती है, इस फुफ्फुसीय सीरा में होता है शुद्ध रक्त। कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त। सभी सीराओं में क्या है? अशुद्ध रक्त। लेकिन फुफ्फुसीय सीरा में कैसा रक्त है? शुद्ध रक्त। ये अपन को अपने दिमाग में रखना है। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं कि जो धमनियां होती हैं उन धमनियों में होता है सदैव शुद्ध रक्त। क्या होता है? शुद्ध रक्त। यानी कि आपको जो धमनियां होती हैं उसमें कैसा रक्त मिलेगा? तो अपन बोलेंगे शुद्ध रक्त। यहाँ पे भी एक क्या है? अपवाद है। क्या है? अपवाद है। और उस अपवाद को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। अपवाद क्या है? तो अपवाद है फुफ्फुसीय धमनी। क्या है? फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी। ये जो फुफ्फुसीय धमनी होती है, इस फुफ्फुसीय धमनी में होता है आपका अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त। तो आपसे पूछा जाए कि फुफ्फुसीय धमनी में कैसा रक्त है, तो आपका आंसर होना चाहिए फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। कैसा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त। और फुफ्फुसीय सीरा में कैसा रक्त होता है? तो शुद्ध रक्त। जनरली आपको सिराओं में कैसा रक्त मिलता है? तो अपन कहते हैं अशुद्ध। धमनियों में कैसा मिलता है? तो अपन कहते हैं शुद्ध। लेकिन फुफ्फुसीय धमनी में कैसा मिलता है? तो अपन कहेंगे क्या? अशुद्ध। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यदि ये आपके नहीं समझ आई तो आप हृदय की कार्य प्रणाली को नहीं समझ पाएंगे। मैं वापिस रिपीट कर रहा हूं कि हृदय से रक्त यदि शरीर में जाए तो कौन लेके जाएगी? धमनी। और यदि शरीर से रक्त हृदय में आए तो कौन लेके आएगी? सीरा। धमनियों में सामान्यतः कैसा रक्त होता है? शुद्ध। लेकिन अपवाद क्या है? फुफ्फुसीय धमनी। और फुफ्फुसीय धमनी में कैसा रक्त? अशुद्ध। यहां पे मैं बोल रहा हूं कि सिराओं में सामान्यतः कैसा रक्त मिलेगा आपको? अशुद्ध। लेकिन फुफ्फुसीय सीरा में कैसा मिलेगा? तो आप कहोगे शुद्ध। अब इसको समझो, ये जो अपना हृदय है, इस हृदय के ऊपर यहां पे मैं बना दूं फेफड़े, कि यहां पे आपके क्या है? फेफड़े हैं। और यहां पे अपन रिप्रेजेंट कर दें कि ये अपनी क्या है? बॉडी है। यानी ये अपना क्या है? शरीर है। अपन समझने जा रहे हैं कि कैसे रक्त हृदय में पहुंचता है और कैसे रक्त हृदय से शरीर में पहुंचता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यदि आपने ये चीज समझ ली तो आपका क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। अब यहां से सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले जो आपका अशुद्ध रक्त है वो शरीर से पहुंचेगा दाएं आलिंद में। कहां पे पहुंचेगा? दाएं आलिंद में। और इस दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच त्रिवलीय कपाट होते हैं। कैसे कपाट होते हैं? त्रिवलीय। यानी कि मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर दूं कि कैसे कपाट हैं, तो आप कहोगे त्रिवलीय कपाट है। और इन त्रिवलीय कपाटों से जो रक्त है वो कहाँ पहुँचेगा? तो वो पहुँच जाएगा आपके दाएं नीले में। कहाँ पे पहुँच जाएगा? दाएं नीले में। और दाएं नीले से अब वो जो रक्त है वो पहुँचेगा कहाँ पे? फेफड़ों में। जैसे ही रक्त फेफड़ों में पहुँचेगा तो इस रक्त में मिल जाएगी आपकी ऑक्सीजन। क्या मिल जाएगी? ऑक्सीजन। और जिस रक्त में ऑक्सीजन मिल जाए उस रक्त को आप कह सकते हो कि वो रक्त कैसा है? शुद्ध रक्त है। अब यहां से इस फेफड़ों से जो ऑक्सीजन मिली है वो ऑक्सीजन मैंने पहले के जो पूर्व का वीडियो है उसमें बताया था कि आरबीसी के पास होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के पास होता है आयरन, जिस पे होता है Fe2+। क्या होता है? Fe2+। और ऑक्सीजन पे होता है 2-। तो वो 2+2- अट्रैक्शन होगा, ऑक्सीजन को खींचा जाएगा, ट्रैप किया जाएगा और रक्त में घोला जाएगा। जैसे ही रक्त में ऑक्सीजन घुल गई, ये जो शुद्ध रक्त है ये पहुंच
जाएगा आपके बाएं आलिंद में। कहाँ पे पहुंच जाएगा? बाएं आलिंद में। और बाएं आलिंद से अब आपका जो रक्त है वो पहुंचेगा कहाँ पे? बाएं नीले में। और यहाँ पे जो कपाट आपको मिलने वाले हैं वो कपाट होते हैं द्विवलीय कपाट। कैसे कपाट होते हैं? द्विवलीय कपाट। तो आपसे पूछा जाए कि बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच कैसे कपाट, तो आप बोलोगे द्विवलीय। आपसे पूछा जाए दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच, तो क्या बोलोगे? त्रिवलीय। अब ये जो रक्त है ये बाएं आलिंद से कहाँ पहुंच जाएगा? बाएं नीले में। और बाएं नीले से ये कहाँ पहुंच जाएगा? आपके शरीर में। यानी कि अब जो शरीर को रक्त मिल रहा है वो कैसा रक्त मिल रहा है? शुद्ध रक्त मिल रहा है। अब देखिएगा, अब इंपॉर्टेंट क्या है, इतनी देर तो अपने ये समझ में आ गया, शरीर से दाएं आलिंद में, दाएं नीले में, फेफड़ों में, फिर बाएं आलिंद में, फिर बाएं नीले में, और फिर कहाँ पहुंच गया है? वापस शरीर में। अब इसमें देखिएगा, शरीर से जो रक्त जा रहा है कैसा रक्त है? अशुद्ध। कैसा रक्त है? अशुद्ध। ध्यान से समझिएगा, अशुद्ध रक्त कहाँ जा रहा है? हृदय की ओर। और जब हृदय की ओर रक्त जाए, कौन लेके जाए? सीरा। तो ये जो जा रही है ये क्या है? सीरा है। और उस सीरा में कैसा रक्त है? अशुद्ध रक्त। अरे बात में, तो शरीर से सिराएं अशुद्ध रक्त को पहुंचाती हैं दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से कहाँ आ गया? दाएं नीले में। अब जो रक्त जा रहा है अभी भी वो क्या है? अशुद्ध है। अभी भी कैसा रक्त है? अशुद्ध रक्त है। अब ध्यान देना, ये अशुद्ध रक्त कहाँ जा रहा है? फेफड़ों की तरफ, मतलब हृदय से दूर। और यदि रक्त हृदय से दूर जाए तो कौन लेके जाए? धमनी। तो मैं कहूंगा भाई ये क्या है? धमनी है। लेकिन कौन सी धमनी है? ऐसी धमनी जिसमें कैसा रक्त? अशुद्ध। और बताया था अशुद्ध रक्त वाली धमनी कौन सी है? फुफ्फुसीय धमनी। यानी कि इस धमनी को आप धमनी नहीं, इसे क्या बोलेंगे? फुफ्फुसीय धमनी। क्वेश्चन क्या पूछता है कि हृदय से रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाने वाली रक्त वाहिनी कौन है? तो कौन है? फुफ्फुसीय धमनी। और इस फुफ्फुसीय धमनी में कैसा रक्त है? तो अपन बोलेंगे अशुद्ध रक्त। अब ये फुफ्फुसीय धमनी कहाँ पहुंची? फेफड़ों में। और फेफड़ों से क्या ले आई? शुद्ध रक्त। यानी अब यहाँ चल रहा है कैसा रक्त? शुद्ध रक्त। और ये रक्त कहाँ आ रहा है? हृदय में। और जब रक्त हृदय में आए तो कौन लेके आती है? सीरा। तो यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ पे हो गई आपकी सीरा। लेकिन इस सीरा में कौन सा रक्त चल रहा है? तो आप कहोगे शुद्ध चल रहा है, जबकि सीराओं में कैसा होता है? अशुद्ध। लेकिन अपवाद बताया था आपको कि फुफ्फुसीय सीरा में क्या होता है? शुद्ध रक्त। तो ये सीरा क्या हो जाएगी? फुफ्फुसीय सीरा हो जाएगी। कौन सी सीरा हो जाएगी? फुफ्फुसीय सीरा हो जाएगी। तो फेफड़ों से रक्त को हृदय में लाने वाली कौन सी रक्त वाहिनी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? फुफ्फुसीय सीरा। फिर ये बाएं आलिंद से कहाँ आ गया? बाएं नीले में। और बाएं नीले से फिर कहाँ पहुंचा है? ये बॉडी में। तो क्वेश्चन पूछता है आपसे यहाँ पे कौन सी आ जाएगी? तो ये आ जाएगी धमनी, या आप कह सकते हो महाधमनी। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पे मैं ये बोलूं कि शरीर को शुद्ध रक्त की आपूर्ति, शुद्ध रक्त की आपूर्ति कहाँ से होती है? शुद्ध रक्त की आपूर्ति कौन करता है? तो शरीर को शुद्ध रक्त की आपूर्ति, देखो शुद्ध रक्त तो बाएं आलिंद में भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन अपनी बॉडी को जो रक्त मिला वो कहाँ से मिला? बाएं नीले से। तो शरीर को शुद्ध रक्त की आपूर्ति कौन करता है? तो आंसर क्या हो जाता है? बायां नीले। क्या हो जाता है? बायां नीले। तो फ्रेंड्स ये जो अपन ने देखा है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इस कंसेप्ट को आप तैयार करें कि हृदय से शरीर में कौन लेके जाए? धमनी। शरीर को हृदय से सीरा, कौन सी सीरा में अशुद्ध रक्त? तो फुफ्फुसीय। कौन सी धमनी में अशुद्ध? तो फुफ्फुसीय धमनी। तो इन सब चीजों को यदि आप कंसेप्चुअली तैयार करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस का क्या देंगे? आंसर देंगे। अभी अपन इस टॉपिक को इतना ही पढ़ेंगे। अगला जो वीडियो आएगा उस वीडियो में आपको इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो लेके आएंगे। वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि और कौन से क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पहुँचती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।